आज हम क्लास 12th का नेशनल इनकम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम मीन्स राष्ट्रीय आय। हम जानने की कोशिश करेंगे राष्ट्रीय आय क्या है और इस राष्ट्रीय आय को मेजरमेंट करने के कितने तरीके हैं, यानी राष्ट्रीय आय कैसे मेजर किया जाता है और इसके कौन कौन से मेथड है, और राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का यूज और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि अक्सर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कॉमन लाइफ में इसकी बातचीत की जाती है। तो देखिए, नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट, टॉपिक का नाम क्या है आप समझिए। इसका मतलब है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है और इसको कैसे मेजर किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय को जानने के लिए, नेशनल इनकम को जानने के लिए इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है ये समझिए। तो कहता है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर produced within a country during a financial year is called नेशनल इनकम। यानी डेफिनेशन बताता है कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बात होती है कि नेशनल इनकम आप समझ रहे हैं, तो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा गुड्स का मतलब ये होता है कि जो सामान, मतलब समझिए सामान होता है। क्या होता है? सामान। जो भी चीज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है और जिसको हम छू सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स। जैसे चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें गुड्स है। और सर्विसेज जिसको हम महसूस करते हैं, जैसे टीचर का पढ़ाना, डॉक्टर का क्या, डॉक्टर सर्विस देता है, नौकर काम करता है, तो ये सर्विसेज हुआ। तो यहाँ पे समझने की बात है कि नेशनल इनकम का मतलब है कि सारा, ऑल गुड्स, सारा जो सामान उत्पादन हो रहा है और जो भी उसकी सर्विसेज है, इसमें आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, किसी भी देश में, कब, कहां? एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर होता है एक साल का। 1 ईयर इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब है कि एक साल में सारी वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादित हुई है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हम इसके डेफिनेशन को थोड़ा समझेंगे। हमने वो कॉमन तरीके से, व्हाट इज नेशनल इनकम, तो हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम मीन्स, नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम अर्नेड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। मतलब एक साल में जितना भी इनकम अर्न हुआ, किसका? कंट्री के लोगों के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। मतलब उस देश की टोटल इनकम जनरेटेड बाय द पीपल of that country during a year। मतलब एक साल के अंदर में जो भी इनकम, टोटल इनकम जो जनरेट हुआ, कहां? उस देश के लोगों के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। अब कहता है कि टोटल इनकम में
क्या होता है, जो ये इनकम हुआ टोटल इनकम, ये कैसे होगा? तो हमारे पास इनकम दो तरह से होगा। एक, हम कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे, कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे। तो हम अगर कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इनकम होगा, यानी कुछ चीज बनाएंगे और उसे बाजार में बेचेंगे। तो कहता है इनकम फ्रॉम ऑल गुड्स, कहता है कि जो भी वस्तु वो से जो हम बेचकर जो इनकम होता है, और जो सर्विस प्रोड्यूस होती है विद इन कंट्री, एक देश में, एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो कहता है कि जो गुड्स है, उस देश में जितने गुड्स उत्पादन हुए प्लस सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हुई, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या होगा? नेशनल इनकम। अब ये कब कह रहा है कि ये हो रहा है? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर इंडिया का है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जो भी उत्पादन होगा उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब इसमें जो गुड्स है वो गुड्स उसे कहते हैं जिसे वी कैन सी, जिसे हम सी कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। वे सारी चीज जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। सर्विसेज जिसे हम फील करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल टीचिंग, जो टीचर का टीचिंग है वो क्या है? सर्विसेज है। दूसरा डॉक्टर, डॉक्टर का क्या है? सर्विसेज। तो एक देश में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक साल के अंदर, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। यानी राष्ट्रीय आय वैसी आय है। अब दूसरे शब्दों में इसे समझे, जैसे कि एक आदमी है राम, ये दो तरह से इनकम करता है। एक, इसकी इनकम आती है, टीचर है तो ये टीचिंग करता है, ठीक है, तो टीचिंग करके 10,000 कमाता है। और दूसरा, ये कुछ सामान बनाता है। मान लीजिए इसका अपना शॉप है, वहां पर ये चेयर बनाता है, और चेयर बनाकर ये कमाता है 5,000। तो इसकी टोटल इनकम क्या हो गई? 15,000। तो ये राम है, एक व्यक्ति की जब बात करेंगे, उसकी टीचिंग से इनकम कितनी है? 10,000, और चेयर बनाकर उसकी इनकम है 5,000। तो उसकी टोटल इनकम हो गई 15,000। अब ये जो टीचिंग है वो उसने सर्विस दिया, और चेयर क्या उसने बनाया? तो ये गुड्स। तो ये देखिए इस आदमी का इनकम क्या होगा? राम का जो भी वो इनकम उसका है सर्विसेज और गुड्स से बेचकर, उसे हम क्या कहेंगे? उसका आय इनकम कहेंगे। इसी तरीके से राम एक आदमी है, अगर उस देश के सारे आदमी मिल जाए और सबकी इनकम को हम क्या कर दे? जोड़ दे। सबकी इनकम को हम जोड़ दें तो उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। यानी अब राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ऐसे करके उस देश के प्रत्येक नागरिकों का इनकम जोड़ देंगे तो उसे क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। अब देखिए डिफरेंस, ये जो राम का इनकम है 15,000, ये मंथली है, पर जो राष्ट्रीय इनकम होता है वो क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल का इनकम होता है। तो ये राम के इनकम को कहेंगे पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम मतलब एक आदमी का इनकम। और जब सब लोगों का पर्सनल इनकम जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम।
अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। नेशनल इनकम। बताइए नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी नेशनल इनकम को जानना क्यों जरूरी है। तो पहला बताता है इट टेल अस हाउ रिच एंड पुअर कंट्री इज। ये बताता है कि कौन सा देश अमीर है यानी पुअर है, और कौन सा क्या है, रिच है। यानी ये बताता है कि कौन सा देश अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड, और कौन सा देश डेवलप्ड है। क्योंकि जो डेवलप्ड होगा वो देश कैसा होगा, रिच होगा। जो पुअर कंट्री है वो क्या होंगे, अंडर डेवलप्ड होंगे। तो पुअर गरीब लोग हमेशा क्या होते हैं, अंडर डेवलप्ड। वहां पे सही ढंग से एजुकेशन नहीं होगा, लाइफ स्टाइल क्या होगी, बहुत ही खराब होगी, सड़कें खराब होंगी। पर जो रिच कंट्री है जैसे कि यूएसए, आपका जर्मनी, आपका मोस्टली पोलैंड, या आप रख लीजिए नॉर्वे, नॉर्वे, ये सारे देश क्या है, डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड देश और अंडर डेवलप्ड कंट्री, वो जैसे साउथ अफ्रीका में जितने देश है वो अंडर डेवलप्ड, वहां पे ठीक ढंग से चीजें नहीं है। तो ये हमें पता चलता है नेशनल इनकम की तुलना से। कहता है इट शोज हाउ मच द कंट्री हैज प्रोड्यूस एंड अर्न इन अ ईयर। यानी जैसे किसी व्यक्ति को कोई बिजनेस करता है तो उसको यह जानने की जरूरत होती है कि एक साल के अंदर में या एक महीने में उसने कितना इनकम हुआ, यानी उसकी इनकम क्या थी, पर्सनल इनकम, यानी उसकी दुकान की इनकम क्या थी। कोई यानी आदमी बिजनेस करता है, या कोई शॉप में बैठता है, या फिर कोई डॉक्टर है वो अपनी सर्विसेज देता है, तो ये अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि हमने एक मंथ में कितना कमाया। उसी तरीके से और ये जानते हैं कि एक महीना में उनकी पर्सनल इनकम क्या हुई, टीचर अपना जानेगा, हर व्यक्ति अपना मंथली इनकम जानने की कोशिश करता है, जो बिजनेस में है वो भी और जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो भी। जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो डीए टीए वगैरह की बात करते रहते हैं, यानी उनका डीए टीए कितना कटेगा, इनकम टैक्स कितना कटेगा, ये सारी चीजें। तो लास्ट में कटने के बाद जो इनको अपने खर्चे के लिए जो बचता है उसे पर्सनल इनकम कहते हैं। उसी तरीके से इनके इनकम जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, ये लोग सामान को खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख कमाते हैं तो ये अपनी सारी प्लानिंग 1 लाख के ऊपर करेंगे। अगर ये 10,000 कमाते हैं तो 10,000 के बेस पे करेंगे। तो उसी तरीके से कोई भी देश ये जानने की कोशिश करता है कि उसका एक साल में इनकम कितना है। इसी के बेस पे वो अपना क्या बनाता है, बजट बनाता है। बजट मतलब वो अपना साल भर का इनकम और एक्सपेंडिचर बनाता है, एक्सपेंडिचर। यानी उसको वो ये डिसाइड करता है कि उसको एक साल में कितना इनकम हुआ और उसको वो कैसे खर्च करेगा। वो ये जानने की कोशिश करता है कि उसका इनकम एग्रीकल्चर से कितना हुआ, सर्विस से कितना हुआ और मैन्युफैक्चरिंग से कितना हुआ। वैसे ही एक्सपेंडिचर में वो ये जानने की कोशिश करता है कि उसका टोटल खर्चा कितना हुआ, वो देश कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो देश डिफेंस पे कितना खर्चा करता है, डिफेंस पे, हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन पे। यानी आप ये समझिए कि किसी भी देश को ये जानने की जरूरत है कि उसकी इनकम कितना और एक्सपेंडिचर कितना, वो लास्ट में हिसाब किताब लगाता है।
इसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि उसका मेजर इनकम कहाँ से है और वो कहाँ कहाँ खर्च करेगा। जैसे कि एक व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि उसकी इनकम अगले महीने कितनी है, वो बच्चों की फीस कब पे करना, रेंट पे करना, कपड़े लाना वगैरह, ये सारी चीजें वो अपने इनकम के ऊपर डिसाइड करता है। अब जैसे कभी दिवाली आ गया, होली आ गया, तो सब बच्चों के लिए कपड़े लेना, कहीं स्पेशल ट्रिप पे हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अपने बजट के अकॉर्डिंग वो प्लान करता है। तो वो बजट किससे डिसाइड होता है? उसके इनकम से डिसाइड होता है, और ये इनकम उससे एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। दूसरा, आप समझिए, द गवर्नमेंट टू मेक इकोनॉमिक पॉलिसी, तो कहता है कि गवर्नमेंट इसी बेसिस पे क्या करती है, अपनी पॉलिसी बनाती है कि पॉलिसीज, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में कि गवर्नमेंट का बजट कैसा होगा, डेफिसिट बजट होगा, डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा, या गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करती है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। और इसके बाद अगर गवर्नमेंट की इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को और पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगा देगी, फाइन बढ़ा देगी, और ये पैसा यहां से कलेक्शन होगा और गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी, और ये इनकम किससे मैच कर जाएगी, एक्सपेंडिचर से। तो ये सारी पॉलिसीज बनाने के लिए कि देश का टैक्स कितना होना चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स कितना होना चाहिए, फाइन क्या होना चाहिए, टैरिफ क्या होना चाहिए, और गवर्नमेंट कहां कहां खर्च करेगी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बेसिक चीजों पे खर्चे कम करेगी, बेसिक चीजों पे खर्चे कम करेगी, जैसे हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन सब चीजों पे। तो सारा गवर्नमेंट ये काम करती है। अब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, देश को एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करना है, तो देश को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या करने पड़ेंगे, फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी, तो वो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब आप देखिए, इट हेल्प कंपेयर द ग्रोथ ऑफ वन कंट्री विद अदर, कहता है कि हमें नेशनल इनकम से हम कंपेयर कर सकते हैं कि यूएसए, यूके, यूएस, इंडिया कि इनकी इकोनॉमी कैसी है, जापान। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, उनका राष्ट्रीय आय देखकर उनका कंपेयर करेंगे कि कौन सा देश ज्यादा अच्छा है और सक्षम है। तो ये वैसा ही है जैसे आप किसी का इनकम, किसी आदमी का, व्यक्ति का इनकम देखकर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो हमारा दोस्त है कि नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि इनकम कितना रोल प्ले करता है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय आय, ये राष्ट्रीय आय वैसे ही है, जो देश जितना धनिक होगा, संपन्न होगा, लोग उसके पास उतना ज्यादा करीब रहेंगे। ये वैसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति जितना ज्यादा धनी होगा, पैसे वाला होगा, सब उसके दोस्त होंगे। अब समझते हैं बेसिक टर्म शुड वी नो, ये कुछ बेसिक टर्म है जिसे हमें समझना चाहिए। पहला कह रहा है गुड्स क्या है, मैंने पहले ही बताया, थिंग वी कैन टच एंड यूज, जिस चीजों को हम छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। यानी गुड्स मतलब वस्तु, जैसे कार, फूड्स, क्लोथ्स, ये सारे क्या हुए, गुड्स हुए। सर्विसेज, वर्क डन फॉर अदर, जो काम हम दूसरे के लिए करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, जैसे टीचिंग, बैंकिंग, हेल्थ केयर। टीचर टीचिंग
हेल्थ केयर क्या है? डॉक्टर देता है। बैंकिंग में आप जाके पैसे जमा कराते हैं। टीचर पढ़ाना, ये सब है सर्विस सेक्टर। अब इसमें आता है नेशनल इनकम को समझने के लिए फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स है, गुड्स यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर नॉट फॉर मेकिंग समथिंग एल्स। यहां पे वर्ड से लग रहा है कि गुड्स यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर, यानी किसी ने एक कार खरीदा या किसी ने शुगर खरीदा, चीनी, और ये चीनी से घर पे ले जाकर चाय बनाता है, तो वो क्या है? फाइनल कंज्यूमर है। तो वो आदमी इसका यूज कर रहा है होम, घर में, तो वो खुद के लिए खरीद रहा है, तो वो क्या है? फाइनल कंज्यूमर है। तो ऐसा प्रोडक्ट किस में आते हैं? नेशनल इनकम में। कोई किसी ने कार खरीदा और इस कार को वे पर्सनल यूज के लिए चला रहा है, पर्सनल यूज, तो ये क्या है? फाइनल गुड्स है। जैसे ब्रेड बाउट टू ईट, कोई आदमी ब्रेड खरीदता है और वो खुद के खाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स, ये नाम से ही है इंटरमीडिएट। वे वस्तुएं जो गुड यूज टू मेक अदर गुड्स, वे चीज जो दूसरे चीजों को बनाने के काम में आती है। जैसे वे शुगर का यूज, अगर कोई आदमी शुगर का यूज करता है किसमें? शॉप में, उसकी अपनी मिठाई की दुकान है और शॉप में वो क्या बनाता है? स्वीट्स, तो वो अपने लिए तो नहीं खरीद रहा है, वह दुकान के लिए खरीद रहा है, तो ये क्या होगा? जो होगा ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा। यानी वो आदमी, जैसे फ्लोर यूज टू मेक ब्रेड, किसी ने आटा खरीदा और उससे वो ब्रेड बना रहा है और बाजार में बेच रहा है, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये समझिए कोई ब्रेड, आटा खरीद रहा है और उससे वो खुद को खा रहा है, रोटी बना रहा है, तो वो क्या होगा? फाइनल गुड्स। तो कहता है फाइनल गुड्स आर काउंटेड इन नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स ही वास्तव में नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, जिससे कि डबल काउंटिंग नहीं हो सके। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फाइनल गुड्स। अब समझते हैं कि देखिए मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ये कौन कौन से तरीका है कि नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं। तो देखिए तीन तरह के मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। कहता है कि तीन तरह के मेथड है। पहले को कहते हैं हम प्रोडक्शन मेथड, यानी वैल्यू एडेड मेथड। अब समझते हैं प्रोडक्शन मेथड क्या है, वैल्यू एडेड मेथड क्या है। दिस मेथड एड वैल्यू, दिस मेथड एड्स द वैल्यू एडेड बाय ऑल द इंडस्ट्री एंड फॉर्म। कहता है कि एक ये मेथड है जिसमें कि हम कुछ वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जैसे वैल्यू एडेड मेथड, इसमें एक आउटपुट होता है, एक इंटरमीडिएट गुड्स होता है, यानी आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट गुड्स माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू एडेड मिलेगा। इसे ही हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, इसके दो नाम है। अब समझिए इसको, टोटल वैल्यू एडेड फ्रॉम ऑल सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज इज एडेड टू गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी यहां पे NDPFC है। देखिए यहां पर
कहता है टोटल वैल्यू, जो भी चीजें, जो भी टोटल वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल सेक्टर्स, हमारे 3 सेक्टर है इकोनॉमी में, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एक इंडस्ट्री सेक्टर और एक सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो कहता है इस तीनों सेक्टर को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए, नेशनल इनकम किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय जो कहते हैं वो इसे कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, पहली चीज। अब कहता है यहां पर यहां पर 3 चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेट, यहां पर नेट, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट। कहता है कि एक देश में जो भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना, मिला, उसे, उसकी कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। यानी किसी भी देश में जो सामान बनाने की, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसे कहते हैं सामान बनाने, सामान और सेवा देने की कुल लागत, कुल लागत, लागत को हम नेशनल इनकम कहते हैं। यानी आप यह समझिए कि किसी, जो भी चीज मैन्युफैक्चर हुआ, जो भी चीज प्रोड्यूस हुआ, अब चीज कैसे प्रोड्यूस हुआ? हम कुछ सामान बनाए, मैन्युफैक्चरिंग किए, कुछ सामान मैन्युफैक्चरिंग किए और कुछ हमने सर्विसेज दी। अब मान लीजिए मैंने, एक कोई आदमी है, वो नौकरी करता है किसी के यहां, तो वहां पे वो बढ़ई मिस्त्री है, उसने एक चेयर बनाया। क्या बनाया? एक चेयर। तो एक चेयर बनाया, उसकी कीमत 500 रुपया, उस चेयर की कीमत 500 रुपया। तो कहता है यहां पर, और उसकी, उसने फिर क्या दिया? सर्विसिंग दिया। यानी आप इसको समझिए कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो हुआ कि, अब इसे हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई आदमी है, किसान, देखिए यहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक किसान है, एक पेड़ को काटता है, ट्री को, तो उस ट्री को काटेगा तो उसमें उसका कॉस्ट लगेगा, कुछ लेबर वगैरह रखेगा, उनसे कटवाएगा, और उस लेबर उसको कटवाता है कटिंग, किससे? लेबर से, और उसका खर्चा आता है 1000। और इसको मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाने में, इंडस्ट्री तक पहुंचाने में उसको 1000 और खर्चा होता है। तो इसका टोटल खर्चा कितना हुआ? 2000। यानी एग्रीकल्चर में ये उसका 2000 खर्चा हुआ। अब ये जो पेड़ है वे चला जाता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में इससे क्या बनता है? चेयर बनता है। चेयर बना, अब चेयर बना तो वहां पे भी लेबर लगे होंगे, उसमें कील लगा होगा वगैरह, सब कुछ लगकर इसमें चेयर बनाने की खर्चा कितना आया है? 6000। और बाद में सर्विस, वो मार्केट में गया तो बाजार में वो बिका कितना? बाजार में वो बिका
10,000 में। तो आप बताइए, इसमें 3 स्टेज है। एक फर्स्ट, इसे कहेंगे एग्रीकल्चर स्टेज, जिसमें किसान ने लकड़ी की देखभाल की, उसको काटा वगैरह सब कुछ किया और फैक्ट्री तक पहुंचाया। फैक्ट्री में वो चेयर बना और चेयर बनने के बाद वो मार्केट में आया। तो यहां पे जो एग्रीकल्चर में जो खेती हुआ उसको जो कॉस्ट पड़ा वो कितना पड़ा, 2,000। चेयर बना तो इसमें 6,000 और जब मार्केट में बिका तो 10,000। तो कहता है कि ये जो चेयर बना, तो चेयर में ये 2,000 क्या शामिल नहीं है, 6,000 में शामिल है। तो हम एक्चुअली में इसमें वैल्यू कितना ऐड हुआ, ये 2,000 इसमें प्लस 4,000, 4,000 जुड़ा, 2 में 4,000 जुड़ा तो क्या हो गया, 6,000। तो फैक्ट्री में वैल्यू एडिशन कितना का हुआ, 4,000 का। और ये बाजार में गया, 10,000 में बिका, तो बाजार में इसके में क्या वैल्यू एडेड हो रहा है, फिर 4,000 हो गया। तो ये बाजार में कितने में बिका, 10,000। तो देखिए, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अगर हम सबको जोड़ दे, 2,000 एग्रीकल्चर में, 2,000, 4,000 हम चेयर बनाने में और 4,000 मार्केटिंग में, तो ये सब जुड़ के क्या हो गए, 10,000। यही वैल्यू एडेड मेथड है। यानी यहां पर देखिए, ये जो 2,000 है, ये जो एडिशन है, इसमें वैल्यू एडिशन 4,000 हो रहा है, इसमें 4,000 हो रहा है। तो ये 2, 4, 4 कितने हो गए, 10,000। तो ये 10,000 हुआ। तो देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर में 2,000 लगा, प्लस इंडस्ट्री में कितना वैल्यू एडेड हुआ, 4,000, प्लस सर्विस सेक्टर में 4,000, और इन सबका टोटल कितना हो गया, 10,000। यही वैल्यू एडेड मेथड है। अब इसमें कहता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू एनडीएफसी टू गेट नेशनल इनकम। कहता है कि इसके ये सामान जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारे देश में सामान प्रोड्यूस हो रहा है, सारा सामान हमारे देश में आ रहा है। ये वैसे ही है जैसे कि एक व्यक्ति का इनकम 10,000 है, वो 10,000 कमाता है, पर उसका बेटा है, सन है, वो उसे 5,000 भेज देता है कहीं से। तो ये 10,000 था, वो उसका पर्सनल इनकम था, तो उसके बेटे ने 5,000 भेज दिया, तो उसका टोटल कितना इनकम हो गया, 15,000 टोटल इनकम, 15,000 हो गया। अब ये भी सोचिए कि उसके बेटे ने भेजा 5,000, उसकी एक बेटी थी, उसको उसने 3,000 भेज दिए। उसने कितना भेज दिया, 3,000। तो अब उसके पास कितना बचा, 12,000। तो ये अब 12,000 है जिसको वो खर्च कर सकता है। समझिए, उसकी जो इनकम थी वो 10,000 थी, उसके बेटे ने 5,000 दिया, तो उसकी टोटल इनकम 15,000, पर उसने अपनी बेटी को 3,000 दे दिया, तो इनका उसका जो इनकम हुआ, पर्सनल इनकम जिसको वो खर्च कर सकता है, 12,000। ये वो पैसा है जिसे वो खर्च कर सकता है। तो वैसे ही देश में क्या होता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कहता है कि हम बाहर से पैसा कमाते हैं, जैसे लोग सऊदी अरब वगैरह जाते हैं और वो हमारे देश में पैसा भेजते हैं, अमेरिका वगैरह जाते हैं। तो जो भी एनआरआई है, एनआरआई जो इंडियन है और बाहर से पैसे भेजते हैं
इंडिया में, वो इनकम किसमें जुड़ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। और कहता है कि जो विदेशी बाहर इंडिया में हैं और फॉरेनर इंडिया में हैं, और जैसे नेपाल के लोग इंडिया में हैं और वो इंडिया से पैसे कमाकर कहाँ भेज रहे हैं? नेपाल। तो वो हमारे यहां से पैसा क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ये पैसा प्लस हो रहा है और ये माइनस। तो अगर हमारा देश में के अंदर हम मान लीजिए 1 लाख इनकम है, हम बाहर से हमारे पास इनकम आता है 50,000, मान लीजिए 50,000, तो हमारा इनकम क्या हो गया? 1.5 लाख। पर अगर यही हम हमारे देश से 30,000 इनकम चला जाए, तो जैसे हमारे देश में पैसा आया वैसे ही गया, तो हमारा इनकम हो गया कितना? 1,20,000। यही जो इनकम है जो हम क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं हम नेशनल इनकम, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए नेशनल इनकम में जब हम NIFN लगा देते हैं, यानी इसमें हम बाहर की इनकम को जोड़ते हैं, जो बाहर से हमें इनकम आता है और जो पैसे हमारे गए होते हैं बाहर, उसको हम क्या करते हैं? इनकम जो जाते हैं उसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास NDFC आता है। अब दूसरा मेथड है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास अकाउंटिंग का 2 तरीका है। हम कोई भी सामान प्रोड्यूस करते हैं तो क्या करते हैं? हमारे पास इनकम आता है और वही क्या होता है? एक्सपेंडिचर भी होता है। यानी हमारे लिए तो वो इनकम है पर दूसरों के लिए तो वो खर्च होगा। यानी कोई बहुत सारे वर्कर है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो उनके लिए क्या है? उनके लिए इनकम है। पर एक्सपेंडिचर क्या है? फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या है? वे खर्चे हैं। तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो कहता है यहां पर जितना इनकम होगा उतना ही किसी का खर्चा होगा। अब यहां पर समझिए, तो इनकम किसी भी सामान को आप जानते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी सामान को उत्पादन करने के लिए क्या क्या फैक्टर चाहिए? हमें इंप्लॉय चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए और प्रॉफिट। ये जो चारों है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कहता है कि कोई भी सामान हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें लेबर की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री के लिए रेंट की जरूरत पड़ती है, इंटरेस्ट, कैपिटल देते हैं और प्रॉफिट। यानी जो लैंड होता है, लेबर को क्या मिलता है? इंप्लॉय को वेजेस मिलता है। कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज, इंप्लॉइज को हम क्या देते हैं? कोई सामान प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम वेजेस और सैलरी देते हैं। लैंड जिसकी फैक्ट्री होती है उसे हम रेंट पे करते हैं। कैपिटल वाले को अगर हमने किसी से पूंजी मांग के लाई है तो उसको हम ब्याज देंगे। और इंटरप्रेन्योर क्या करेगा? अपना प्रॉफिट कमाएगा।
इंटरप्रेन्योर भी तो कुछ कमाएगा, अपना प्रॉफिट कमाएगा। तो कहता है इन तीनों को यहां पर कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन तीनों को हम जब जोड़ते हैं तो हमें क्या आता है, हमें इनकम का पता चलता, यानी इनकम मेथड, यानी इनकम के द्वारा हमने कितना खर्च किया। अब देखिए, अगर हम सारे इंप्लॉय को खर्चा जोड़ दें, सैलरी को जोड़ दें, तो हमें इंप्लॉय का खर्चा पता चल जाए, फैक्ट्री का रेंट जोड़ दे तो पता चल जाए, यानी आपकी जो सैलरी मिली, समझो, सारे जहां जहां वो खर्चे हुए आपके लिए, उन सबको जोड़ देंगे तो आपकी इनकम पता चल जाएगी। अब यहां पर समझिए, नेशनल इनकम, यहां पे कहता है मिक्स्ड इनकम और NIFM। तो देखिए, यहां से यहां तक जो इनकम हो रहा है वो इन चारों के मदद से हो रहा है। तो ये देश का है, ये NDP फैक्टर कॉस्ट है। जब इसमें हम मिक्स्ड इनकम डाल देते हैं और विदेश, इनकम फ्रॉम अब्रोड, इनकम फ्रॉम अब्रोड डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही चीज का ये सारा हो जाएगा नेशनल इनकम, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए एक्सपेंडिचर मेथड, तो कहता है कि इसमें आप अपने पूरे एक्सपेंडिचर को जोड़ दें तो आपको क्या हो जाएगा, आपके इनकम का पता चल जाएगा। तो कहता है वी काउंट ऑल स्पेंडिंग डन ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के सारे फाइनल गुड्स को जोड़ दे, उस पर जो भी खर्चे हैं उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि प्राइवेट कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब समझते हैं ये क्या है। देखिए यहां पे ये सी, प्राइवेट कंजप्शन को सी कहा गया है, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट किया गया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग को जी से। तो पहले समझते हैं इन तीनों का मतलब क्या है। मान लीजिए एक इकोनॉमी में कोई आदमी 100 चेयर उत्पादन किया, किसी ने 100 चेयर उत्पादन किया, मैंने 100 चेयर प्रोड्यूस किया, इसमें से 40 चेयर कौन लोग खरीद के ले गए, कौन लेकर खरीद के ले गए, पीपल। मेरी फैक्ट्री में से आम लोग खरीद के लेके आए, उसमें से 20 चेयर दूसरा आदमी खरीद के ले गया। किस लिए ले गया, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। यानी वो इससे ये जो लोग थे ये पर्सनल यूज के लिए ले गए। किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। इसका कहीं काम प्रोडक्शन में नहीं हो रहा है, पर ये जो 20 यूज किए ये ऑफिस के यूज के लिए, और कहीं पे इनसे यानी फर्दर कुछ और प्रोडक्शन हो सकता है, ये भी खरीद के ले जाए। और कहता है कि इसमें गवर्नमेंट ने 15 गवर्नमेंट खरीद के ले गई। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट 15 खरीद के ले गई अपने यूज के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में। और कहता है कि इसमें बचा 60।
25 25 हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो देखिए हम चेयर बना रहे थे 100, 40 हमारे लोग खरीद के ले गए, 20 ऑफिस में गया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, 15 गवर्नमेंट ने खरीद लिया डिफेंस के लिए, क्योंकि इसका यूज वो प्रोडक्शन के लिए नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ने अपने यूज के लिए खरीदा, यानी डिफेंस के लिए खरीद लिया। डिफेंस तो कोई प्रोडक्शन कर नहीं रहा है। और 25 जो चेयर थे ये किसके लिए खरीद लिया, एक्सपोर्ट के लिए। तो कहता है इन सब का जो इनकम जनरेट हुआ उसको हम जोड़ेंगे तो उसे कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहां पर चेयर की मान लीजिए एक चेयर की कॉस्ट कितनी थी, मान लीजिए 1000, तो 10 चेयर की कॉस्ट, 100 चेयर की कॉस्ट कितनी हुई, 1 लाख। तो देखिए ये पैसा कहां से आ रहा है, यानी 40,000 लोग कहां दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, 20,000 ऑफिस वाले दे रहे हैं, 15,000 गवर्नमेंट दे रही है और 25,000 एक्सपोर्ट से हमारे पास आ रहा है। यही है नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट प्रोडक्शन, कहता है प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ कॉस्ट, यानी किसी सामान को उत्पादन करने की लागत क्या हुई, कॉस्ट। और मार्केट प्राइस जो कंज्यूमर मार्केट में दे रहा है, जिसमें टैक्स वगैरह सब कुछ शामिल है। तो देखिए मान लीजिए एक चेयर बनाने का कॉस्ट है हमारे पास 1000 एक चेयर बनाने का कॉस्ट है। पर अब यह मार्केट में जाती है ये चेयर, तो इसे कहेंगे हम कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर का मतलब यहां पे ये समझिए कि इस चेयर को बनाने का ये 1000 है, यही पैसा हमारे लैंड लेबर कैपिटल में क्या होगा, डिवाइड हुआ होगा। तो यहां पे कॉस्ट फैक्टर मींस द अमाउंट पेड बाय द एंटरप्रेन्योर, यानी वेजेस, इसी में से वेजेस गई होगी, यहीं पे रेंट गया होगा, यहीं पे इंटरेस्ट गया होगा और यहीं पे प्रॉफिट, इन सबको मिलाकर क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट होगा। यानी कॉस्टिंग में हमेशा प्रॉफिट शामिल होता है, प्रॉफिट में हमेशा क्या शामिल, कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट शामिल होता है, सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शामिल नहीं होता है। अब ये जब 1000 में बन के फैक्ट्री से चली, तो ये जब मार्केट में पहुंचेगी तो उसे कहेंगे मार्केट प्राइस। तो मार्केट तक आते आते क्या हो जाएगा, इसमें टैक्स जुड़ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा, यानी यहां पर टैक्स आपका जुड़ जाएगा। अगर एक इंडिविजुअल आदमी है वो टैक्स पे कर रहा है तो टैक्स जुड़ जाएगा, और अगर कोई फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है तो कॉर्पोरेट टैक्स जुड़ जाएगा। तो जब टैक्स जुड़ते ही ये आ जाएगा कैसे, मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। तो अब दूसरी बात आप समझिए यहां पर कि बात दो होती है, जैसे एक गैस सिलेंडर है, इसका पूरा प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कंपनी को जो पड़ रहा है वो मान लीजिए 1000 पड़ रहा है, ठीक। अब ये मार्केट में जब गई तो ये 1000 इसका कॉस्ट हुआ, और मार्केट में जब जाएगी तो गवर्नमेंट तो टैक्स लगाएगी। गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगा दिया, टैक्स लगते ही इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, यहां पे 1000, 1100।
अब बात होती है कि कहते हैं कि नहीं, हम गवर्नमेंट कहती है कि मैं इसे 1100 पे नहीं बेचूंगी, ये मार्केट प्राइस हो गया। इकोनॉमी या फिर इसको कंसीडर करेगी या फिर फैक्टर कॉस्ट को कंसीडर करेगी। हमारा नेशनल इनकम इस पे इंक्लूड होता है, ना कि इस पे। अब गवर्नमेंट इस पे जब सब्सिडीज देगी तो गवर्नमेंट हमेशा मार्केट प्राइस पे सब्सिडीज देती है। अब इस पे कहती है कि हम 20% सब्सिडीज देते हैं, तो 1100 का 20% हम निकालेंगे तो कितना हो गया, 220 रुपया। तो कहता है यहां से 220 रुपया सब्सिडीज माइनस होगी, तो 0, 8, 880। अब ये जो मार्केट प्राइस है, ये जो आया, ये आफ्टर सब्सिडीज और टैक्स, इसमें टैक्स शामिल है, सब्सिडीज माइनस है। तो ये समझने की टोटल बात ये है कि जो गैस सिलेंडर का कैलकुलेशन हो रहा है, मार्केट प्राइस उसका 1100 है, सब्सिडीज देने के बाद 880 है, पर इसका कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या है, इस पे टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, जो रियल कॉस्ट पड़ रहा है 1000। यानी इंडस्ट्री को कितना चाहिए, उससे इस एक्शन से मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको बस ये मतलब है कि उसका फैक्टर कॉस्ट उसे मिलना चाहिए। अब फैक्टर कॉस्ट अगर उसे नहीं मिल पाता है तो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, वो अपने आप को क्लोज कर देगी। अब इसमें क्या है कि वो एक्सपेक्टेशन करती है कि एज अ लॉन्ग टर्म में उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, कंटिन्यू हो। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यू होने के लिए लैंड, लेबर, वेजेस, जो भी वॉट एवर थिंग्स जो चाहिए वो होना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट होती है वो इसको ध्यान में रखती है। तो हम ये समझे, अब देखिए फैक्टर कॉस्ट, यानी आप ये समझिए कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक आने के लिए क्या होता है, टैक्स जुड़ता है, ठीक, और सब्सिडीज माइनस होती है। अब ये माइनस होगा। अगर यही कॉर्पोरेट टैक्स है तो कॉर्पोरेट टैक्स माइनस होगा, और सब्सिडीज क्या होगा, उसको दिया जाएगा तो वो क्या होगा, जुड़ेगा, माइनस होगा और कॉर्पोरेट टैक्स जुड़ेगा। टू कन्वर्ट, तो कहता है नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, इसे हम कहते हैं NNP, एट मार्केट प्राइस। अब NNP मार्केट प्राइस से आपको एग्जाम में पूछता है कि आपको नेशनल इनकम यानी NNP फैक्टर कॉस्ट, तो यहां से आने के लिए आपको बस ये दो ही चीज देखना है कि इसमें टैक्स जोड़ना है और सब्सिडीज माइनस कर देंगे, तो हम किस पे आ जाएंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। यही होता है, यही रियल में नेशनल इनकम होता है, जिसे लोग नेशनल इनकम, और इसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट माइनस कर दे, यानी इनकम फ्रॉम एब्रोड, इनकम फ्रॉम एब्रोड जब माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा GDP एट फैक्टर कॉस्ट। और ये वापस इसमें हम टैक्स जोड़ दें और सब्सिडीज जोड़ देंगे तो ये वापस क्या आ जाएगा, GDP एट मार्केट प्राइस। तो हम इन सब चीजों की बात करते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या है कि इकोनॉमिक्स में हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या है, कुछ टर्म है जैसे GDP, GNP, NDP, NNP, NIFA। NIFA का मतलब है सबसे पहले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये प्रोडक्शन से नहीं है, बहुत लोग इसे प्रोडक्शन से समझते हैं, ये प्रोडक्शन नहीं है। कहता है इसका समझने का बेस्ट तरीका है, कुछ लोग सऊदी जाते हैं, वहां पे इनकम करते हैं, तो वो कुछ चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं इंडिया के लिए, वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, और कुछ
फॉरेनर इंडिया में आते हैं और वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, और जब ये अपने अपने देश पैसा भेजते हैं, तो मान लीजिए इंडिया में सऊदी से मान लीजिए 1 लाख रुपया आया, और कुछ सऊदी के लोग इंडिया रहते थे, उन्होंने इंडिया में पैसे जनरेट किए 40,000। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो मर्चेंट जो बड़े बड़े मर्चेंटाइजर होते हैं, जो स्टॉक्स मार्केट में काम करते हैं, वो इसको सेटल कर देते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं फॉरेन करेंसी से। इसीलिए आप जब पैसा ट्रांसफर करते हैं तो अचानक नहीं जब जाता है, वे मनी का फ्लक्चुएशन देखते हैं और मनी के फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वह मूवमेंट को देखकर पैसा भेजते हैं अकाउंट में, जिसे क्या कहते हैं, हेजिंग। तो अब यहां पर अल्टीमेटली इंडिया में पैसा कितना आया, इंडिया में इन 1 लाख आना तो, और यहां से जो इंडियन थे वो 1 लाख इंडिया में भेज रहे थे, और यहाँ के कुछ सऊदी के लोग थे जिन्होंने 40,000 यहां पर इनकम जनरेट किया था, तो वो सऊदी भेजेंगे, तो अल्टीमेटली 60,000 जो होगा वो इनकम जनरेट हुआ है। इसे ही कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। इससे मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं है। दूसरा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। देखिए जीडीपी मतलब कॉस्ट, मतलब टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री में जो भी टोटल प्रोडक्शन है उसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें कहता है कि दूसरी बात, इसमें एनआरआई की इनकम शामिल है या नहीं है। एनआरआई की इनकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल होता है। जैसे कि अगर कोई आदमी यूएसए में काम कर रहा है और वो यूएसए के एम्बेसी में है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो यूएसए के एम्बेसी में काम कर रहा है, इंडिया में है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है और यूएसए में काम कर रहा है, तो वो उसकी इनकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगी, क्योंकि ये उसकी जो इनकम जनरेशन है, हम ये देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कि उसकी इनकम कहाँ जनरेट हो रही है। उसकी इनकम अगर इंडिया के लिए जनरेट हो रही है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा, ना कि फॉरेन इनकम में आएगा, नेट इनकम अब्रॉड में नहीं आएगा। जीएनपी ग्रॉस, जब इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड देख रहे हैं ना, अब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ रहा है किसमें, जीडीपी में। तो देखिए आपका ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये डोमेस्टिक जो कन्वर्ट हो जाएगा वो नेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जैसे ही डोमेस्टिक में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट या बाहर की इनकम जब जुड़ेगी तो ये डोमेस्टिक नेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप समझिए कि अगर कोई, हमें यही देखना है कि डोमेस्टिक और नेशन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी जुड़ा हुआ है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी जुड़ा हुआ है, और डोमेस्टिक में क्या जुड़ा हुआ है आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इंपोर्ट नहीं जुड़ा हुआ है पर एक्सपोर्ट तो जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे देश में बन रहा है। इसी बात है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, दिस इज द टर्म ऑफ अकाउंटिंग, और इसको आपको पता होगा, इतनी बेसिक चीजें। नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि यानी डेप्रिसिएशन माइनस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी शामिल है और इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी शामिल है। दैट्स ऑल। चलिए हो गया सर, हो गया अब। हाँ 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 ये था